हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग के का जो सेकंड चैप्टर है पल्स अरिहंत इकोनॉमी में, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसका कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको नेशनल इनकम और जीडीपी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैंने वो वीडियो बनाई हुई है और प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड किया हुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी के बारे में। देखिए रियल जीडीपी क्या होती है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में वैसे किया है इसके बारे में आपको। तो रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी एट कांस्टेंट ईयर प्राइसेस। इसका मतलब जो हमारा बेस ईयर लिया हुआ है, बेस ईयर माना जाता है ना कोई, कि जैसे 2011 टू 12 बेस ईयर है, तो उस बेस ईयर के हिसाब से अब जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कितनी बढ़ी है, कितनी चेंज हुई है या कितनी घटी है, उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। क्या होती है रियल जीडीपी? वैल्यू किसकी? गुड्स और सर्विसेज की, जो एक इकोनॉमी में कांस्टेंट ईयर के हिसाब से यानी कि बेस ईयर के हिसाब से अब कितना चेंज हुआ है उनकी वैल्यू में, उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर जैसे हमारा चल रहा है किसी भी फाइनेंशियल में, करंट ईयर में जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है उसको हम कहते हैं आपकी रियल नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो करंट ईयर वाली नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी होती है जो कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से होती है, जो बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से होती है। इसके एग्जाम्पल देखिए, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, यानी कि बनाए हुए एग्जाम्पल हैं, रियल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। जैसे बेस ईयर है, देखिए फर्स्ट कॉलम में 2011 टू 12 में, तो 1 रुपये का इसमें एक पेन दिया हुआ है 10 रुपये का कांस्टेंट प्राइस में, यानी कि बेस ईयर में कितने का पेन था? एक पेन था 10 रुपये का। 2017 में 10 पेन अगर खरीदते हैं तो प्राइस हो जाता है 12 रुपये का, यानी कि नॉमिनल जीडीपी क्या रही आपकी? 120 रही ना करंट ईयर के हिसाब से। 12 रुपये का पेन आया 2017 में और 10 रुपीज़ में 10 आपने क्वांटिटी ली। और रियल जीडीपी क्या रही? रियल जीडीपी रही 100 रुपीज़, यानी कि कितना चेंज आया इसमें? 20 रुपीज़ का चेंज आया। इसके बाद 2018 में देखेंगे तो क्वांटिटी आपने पेन की खरीदी 15 और पेन था आपका 10 रुपीज़ पर पेन, वो हम किस में? 2018 में। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी भी 150 रुपये ही रहेगी, क्योंकि पेन कितने का है? 10 रुपये का, वो चेंज नहीं हुआ है। और रियल जीडीपी में भी पेन 10 रुपये का ही है, आप देख सकते हैं, यहाँ से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ से। तो ये भी आपका 10 रुपीज़ का ही है, तो ये आपका कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, यानी कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी होता है ये। ऐसे 2019, 20 और 21 में इसी तरीके से सेम आपका दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं पॉज करके यहाँ अपनी बुक में अगर आपने परचेज की हुई है तो। इसके बाद हम कुछ की ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, यानी कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। देखिए नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी के इक्वल होता है जब कोई भी बेस ईयर के प्राइस में चेंज नहीं होता। जैसे हमने अभी देखा था ना 2018 में कि 10 रुपीज़ का ही पेन था, कोई चेंज ही नहीं हुआ। इसके बाद देखेंगे नॉमिनल जो जीडीपी होता है वो रियल जीडीपी से ग्रेटर हो सकता है। कौन सा? नॉमिनल जीडीपी, यानी कि करंट ईयर वाला जीडीपी। रियल जीडीपी यानी बेस ईयर वाला जीडीपी से कब होता है ग्रेटर? जब वो इन्फ्लेशन आता है, यानी कि अगर पेन 12 का हो जाता है तो नॉमिनल जीडीपी बड़ा होगा ना, ग्रेटर होगा, क्योंकि पेन की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गए। तो आप देख सकते हैं ये 2017 और 19 में अच्छे से दिया हुआ है। और नॉमिनल जीडीपी लेसर कब होता है? लेसर होता है जब डिफ्लेशन आता है, यानी कि पेन सस्ता हो जाता है, जैसे हम 2020 में देख सकते हैं। तो 20 का एक बार मैं आपको डिफ्लेशन के एग्जांपल बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये है 20, इसमें आपकी क्वांटिटी 15 ली हुई है और प्राइस है 8 पर पेन, यानी कि बेस ईयर पे थे 10 लेकिन अब कितने हो गए? 8। तो नॉमिनल जीडीपी कितना होगा? 120 अगर 15 पेन खरीदते हैं तो 120, लेकिन रियल जीडीपी 150। तो नॉमिनल जीडीपी कम है ना रियल जीडीपी से, तो इसमें जब डिफ्लेशन आता है तब नॉमिनल जीडीपी हमेशा लो होता है रियल जीडीपी से। और इसके बाद देख सकते हैं हम, द फाइनल वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी कैन चेंज विद द चेंज इन एक्चुअल और फिजिकल प्रोडक्शन एंड द चेंज इन प्राइस लेवल, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के जो प्राइस वाला जीडीपी है उसकी फाइनल वैल्यू कब चेंज होती है?
जब किसी भी चीज़ के प्राइस या फिजिकल प्रोडक्शन उसका चेंज होता है, तो वो चेंज हो सकता है अगर कुछ भी प्रोडक्शन में चेंज आता है। तो रियल जीडीपी इज अफेक्टेड ओनली बाय द चेंज इन प्रोडक्शन और आउटपुट। रियल जीडीपी कब अफेक्ट होती है? जब प्रोडक्शन या आउटपुट में चेंज आता है, तो रियल जीडीपी भी अफेक्ट होती है। प्राइस में चेंज नहीं, बल्कि प्रोडक्शन और आउटपुट में जब चेंज आता है। नॉमिनल जीडीपी डज नॉट अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाइल रियल जीडीपी अकाउंट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है। देखिए कैसे, रियल जीडीपी में 10 रुपये का पेन था, अब है वो 15 रुपीज़ का। तो आप जब, तो ये चेंज हुआ ना रियल जीडीपी में, इन्फ्लेशन का चेंज, 10 रुपीज़ का पेन 50, तो इन्फ्लेशन। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में तो इन्फ्लेशन में का कोई चेंज ही नहीं होता, क्योंकि वो तो प्राइस करंट के ही होते हैं ना, तो इनमें इन्फ्लेशन का तो कोई हिसाब ही नहीं है। या तो वो तेज़ ही होगा या मतलब सस्ता ही होगा। इसके बाद रियल जीडीपी इज़ बेटर देन नॉमिनल जीडीपी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब रियल जीडीपी क्यों बेटर है नॉमिनल जीडीपी से, यानी कि जो आपका बेस ईयर वाला जीडीपी क्यों बेटर है, किससे? नॉमिनल यानी कि करंट ईयर जीडीपी से देखेंगे। इंक्रीज इन रियल जीडीपी इम्प्लाइज नेसेसरी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन of goods and services which is not necessary with an increase in nominal GDP। जो रियल जीडीपी में इंक्रीज होता है, तो जो ये आपका प्रोडक्शन में जो इंक्रीज होता है उससे आपका इम्प्लाई होता है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो इंक्रीमेंट होता है, तो रियल जीडीपी में भी इंक्रीमेंट होता है। और ये आपका नॉमिनल जीडीपी में नेसेसरी नहीं होता। जो रियल जीडीपी है ये क्या एलिमिनेट करता है? डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ओवर टाइम एंड हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। रियल जीडीपी क्या करता है कि जो ओवर टाइम प्राइस चेंज होते रहते हैं ना, तो बार बार उससे देखो दिक्कत आती है कोई भी चीज़ के हिसाब किताब में, जोड़ने घटाने में, इंटरनेशनल कंपैरिजन के हिसाब से कैलकुलेशन करने में। तो रियल जीडीपी लेकर वो, जैसे हमारे देश की रियल जीडीपी 2011 to 12 की अगर वो लेकर चलते हैं ग्लोबली, या हमारी इकोनॉमी भी कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें फिर आपका बार बार जो फ्लक्चुएशन आते हैं प्राइस में, उससे आपके जो कैलकुलेशन होता है उसमें आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो ये फ़ायदा होता है रियल जीडीपी का, क्योंकि देखिए हर साल ही कुछ ना कुछ नॉमिनल जीडीपी में चेंज आते हैं। हर साल प्राइस में चेंज है, कभी प्राइस घट रहे हैं, कभी प्राइस बढ़ रहे हैं। हर 3 महीने में चेंज है या हर 1 महीने में चेंज है, अगर डिमांड और सप्लाई लगते हैं तो। लेकिन इसलिए बेस ईयर लेकर चलना होता है, क्योंकि इससे आप कुछ टाइम के लिए कितना चेंज हुआ है वो उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम समझेंगे बेस ईयर क्या होता है। देखिए वैसे आपको पता है, मैंने आपको सिंपली बता दिया है बेस ईयर का, लेकिन अब हम इसको समझेंगे इजी वे में। तो इट इज़ द ईयर यूज्ड एज द बिगनिंग और द रेफरेंस ईयर फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स एंड इज एलोकेटेड द वैल्यू ऑफ 100 इन एन इंडेक्स। तो ये एक वो ईयर होता है जो कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, कोई इंडेक्स बना रहे हो, तो वहाँ पर आपका बिगनिंग ईयर माना जाता है। जैसे 2011 to 12 आपका ये स्टार्टिंग ईयर माना जाएगा अगर कोई भी कैलकुलेशन की जाती है तो। और इसको 100 की वैल्यू दी जाती है, यानी कि कोई भी सामान है उसको आपको कम से कम 100 की वैल्यू देनी होती है। आप 10 की वैल्यू 20 ऐसे नहीं दे सकते, 100 की वैल्यू कम से कम रखी जाती है। एस्टिमेट्स एट द प्रीवेलिंग प्राइस ऑफ द करंट ईयर आर टर्म्ड एज एट करंट प्राइसेस। और जो एस्टिमेट निकाला जाता है आज के प्राइस से पिछले प्राइस पर, यानी कि रियल जीडीपी के प्राइस पर, तो जो अब के प्राइस हैं उसको कहते हैं करंट प्राइसेस, और जो पिछले प्राइसेस होते हैं उसको कहते हैं हम कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि बेस ईयर प्राइसेस। जो बेस ईयर है ये पीरियडिकली चेंज भी होता है, ये पीरियडिकली चेंज भी होता है इकोनॉमी में, और ये इकोनॉमी की एक ट्रू पिक्चर दिखाता है। अब देखिए हम 2011 to 12 के बाद बेस ईयर चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है देखिए हो जाए अब चेंज आगे, तो अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। बेस ईयर हैज़ टू बी नॉर्मल ईयर विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। बेस ईयर देखिए तब बेस ईयर बनाया जाता है जब उसमें ज़्यादा किसी भी कमोडिटी के प्राइस या प्रोडक्शन में चेंज नहीं होता है, और रिलायबल प्राइस डाटा शुड बी अवेलेबल फॉर इट, और प्राइस डेटा भी पूरा होना चाहिए बेस ईयर का, शुड बी एज रिसेंट एज पॉसिबल। और दूसरा ये इतना रिसेंट का होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सकता है। अब आप 1991 का बेस ईयर नहीं ले सकते ना, 2011 to 12 का लिया है
तो आगे हो सकता है 2014 टू 24 टू 25 का है या 26 टू 27 का है, अभी कह नहीं सकते। तो ये वैसे रिसेंट होना चाहिए जो आपका बेस ईयर निर्धारित हुआ है उस हिसाब से। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, कौन, एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन रिकमेंड करता है बेस ईयर को कि ये हर 5 साल में रिवाइज होना चाहिए। और जो लास्ट बेस ईयर वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 2004 टू 5 टू 2011 टू 12 इन जनवरी 2015। तो जनवरी 2015 में आपका जो बेस ईयर है वो रिवाइज किया गया था 2004 टू 5 से, लेकिन अब नहीं हुआ है क्योंकि हो सकता है कोविड-19 की वजह से। देखिए इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। 2019 में ये आई थी कोविड, और इसके बाद आपका जो ये चेंज है ये अब जाके हो सकता है आए। तो अब रिवाइज नहीं हुआ है, हो सकता है आगे अब बेस ईयर आपका रिवाइज हो, क्योंकि अभी बहुत कुछ चेंज हो गया ना इकोनॉमी में। सारी सेल है, सारा परचेज शेयर्स हैं, बहुत अलग डिफरेंट हो गए। इसके बाद देखेंगे समरी ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो फर्स्टली जीडीपी में होते हैं फाइनल गुड्स, जैसे कि मैंने बताया था फाइनल गुड्स होते हैं यानी कि जिसको कंज्यूम किया जाता है, या जो कैपिटल गुड्स होते हैं जिनसे आप असेट्स बना रहे हैं। इसमें इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल नहीं इंक्लूड होते, जो बीच में, जैसे अब मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है तो वो रुई खरीद रही है, तो उसमें रुई नहीं आएगी, आपका जो कॉटन है वो नहीं होगी आपका जो ये रॉ मटेरियल है। लेकिन जब वो फाइनल जब वो बना देती है क्लोथ, और वो क्लोथ जब मार्केट में उतार रही है तो उसकी फाइनल वैल्यू आपकी इंक्लूड होगी। मार्केटेबल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, बार्टर सिस्टम और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं होती, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। वेजेस टू हेल्पर फॉर हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो आपकी जो वेजेस दी जाती है, जैसे किसको आप सर्वेंट को देते हो तो वो इंक्लूड होती है। लेकिन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ अगर खुद से ही की जाती हैं बाई सेल्फ, या कोई हमारे घर पे हेल्प कर रहा है, मदर, पेरेंट्स या कोई भाई बहन, तो उसके लिए ये इंक्लूड नहीं होती जीडीपी में। ब्रोकरेज सर्विस इन द रीसेल ऑफ गुड, जो ब्रोकरेज सर्विस होती है जब आपका सामान का रीसेल किया जाता है तो वो इंक्लूड होती है। लेकिन जो आप रीसेल ऑफ गुड करते हो हाउसेस के सामान को, तो वो नहीं इंक्लूड होता। इम्प्यूटेड रेंटल फॉर ऑनर या ऑक्युपाइड हाउसिंग, तो आपका जो रेंट ऑनर को दिया जाता है तो वो आपका इंक्लूड होता है, लेकिन ब्लैक मनी इंक्लूड नहीं होती। सब्सिडी और बेल आउट्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होते, यानी कि आप जो ट्रांसफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजते हो तो चला गया ना, वो हमारी इकोनॉमी में रहा ही नहीं, तो वो आपका इंक्लूड नहीं होता। लेकिन जो ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि स्कॉलरशिप या डोनेशन है वो आपका इंक्लूड होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं, देखिए यार, वन वे पेमेंट फॉर विच नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। जैसे अब यहाँ पर हमारे इंडिया में फॉरेनर्स रह रहे हैं या वो कमा रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को या अपने कहीं पे पैसा भेजते हैं दूर, तो उसको वो होती हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स, और वन वे एक्टिविटी है, उनको तो कुछ रिसीव नहीं हो रहा ना, वो यहाँ से सिर्फ भेज रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। और सब्सिडीज़ क्या होती हैं, ये तो आपको दी ही जाती हैं कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, और आपको गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड की जाती है, एक तरीके से हेल्प ही होती है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होता। गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं, यानी कि जो आप सामान खरीद के ला रहे हैं उनकी वैल्यू इंक्लूड होती है। लेकिन इसमें देखेंगे एक्सटर्नलिटीज़, ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो गुड या बैड दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर आप अचानक से कोई आपकी दिक्कत होती है तो वो आपके इसमें इंक्लूड नहीं होती। अब इसमें एक्सटर्नलिटीज़ दो टाइप की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होती हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटी को बेनिफिट देती हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो ये आपका इसमें इंक्लूड नहीं होता है, चाहे वो स्ट्रीट लाइटिंग हो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है, जैसे कि कोल प्रोडक्शन या ऑयल रिफाइनरी, इनसे ये कॉस्ट देनी होती है ना इंडिविजुअल को ही। देखिए इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, तो इस तरीके से ये इंक्लूड नहीं होती। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी क्या होती है, देखिए ग्रीन जीडीपी होती है जब हम जीडीपी इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, जब हम एनवायरनमेंट को भी ध्यान में लेकर चलते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी।
तो जो नेचुरल रिसोर्सेज में जो द नेट चेंज इन नेचुरल रिसोर्सेज मॉनेटरी टर्म्स इज इंटीग्रेटेड इनटू द जीडीपी टू रीच द वैल्यू ऑफ ग्रीन जीडीपी। यानी कि जो मॉनेटरी टर्म्स में नेचुरल रिसोर्सेज में चेंज आता है ना, जीडीपी आपका जीडीपी तक पहुंचने के लिए उसको हम ग्रीन जीडीपी कह देते हैं। इसका मतलब होता है एनवायरमेंटली एडजस्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो ग्रीन जीडीपी है वो इंडिया में किस मैनर में होती है मीज़र, ये होती है ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस CO2 डैमेज। जीडीपी में क्या क्या माइनस होता है, देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डैमेज जो हुआ है वो माइनस कर दिया जाता है। पार्टिकुलेट एमिशन डैमेज, जो आपका पार्टिकुलेट एमिशंस होते हैं ना, तो वो आपका डैमेज कर वो माइनस कर दिया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनर्जी डिप्लेशन, जो एक कोल आपने यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो उससे जितना भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी निकली है उसको माइनस कर देंगे। और मिनरल डिप्लेशन को प्लस किया जाएगा। और फॉरेस्ट डिप्लेशन यानी कि जो मिनरल और फॉरेस्ट का जो घाटा है वो हटा दिया जाएगा। और एक्सपेंडिचर ऑन एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, और जो एनवायरमेंटल प्रोडक्शन पर जो एक्सपेंडिचर आपने किया है वो इसमें प्लस किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी यानी कि आपने एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज जो हुए उन सबको माइनस कर दिया, और जो आपने एनवायरमेंट के लिए अच्छे काम किए हैं वो आपने प्लस कर दिए, तो उसको कहते हैं हम ग्रीन जीडीपी। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच 1.25 और 1.5x स्पीड so that you can understand well and can save your time. And in the next video I will teach you about gross national product GNP and also other important term that is NNP and all others. Please like and subscribe. Thank you so much.